नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश के एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप सोच रहे होंगे कि स्टूडियो से बाहर निकलकर आज मैं कहां आ गई हूं। आज मैं एक ऐसे शख्स के दफ्तर में आई हूं जो बहुत अमीरों के पैसे संभालते हैं और उन्हें पैसा कमा कर देते हैं, यानी अमीर को अमीर बनाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने अमीर फंड मैनेजर से मिलकर हम क्या करेंगे। इनके पास रिटेल निवेशकों के लिए बहुत सारे कमाई के नुस्खे हैं और इसीलिए आज मैं आ गई हूँ, क्योंकि आज मैं मिल रही हूँ अमित जेसवानी से, जो कि स्टैलिन एसेट के CIO और फाउंडर भी हैं। स्वागत है आपका निवेश के एबीसीडी में और आपने समय निकाला मेरे लिए। वैसे इंटरव्यू से पहले मैं इनसे मिली तो और मैंने इनसे पूछा क्या चल रहा है, तो बोल रहे बस बैठे हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। सो वाकई बाजार की इस चाल में कुछ नहीं करना होता, ऐसे ही बस पैसे बन रहे हैं। कविता, वैसे बाजार 3 फेजेस में रहता है। हाँ। एक बुल मार्केट, एक बेयर मार्केट और एक कंसोलिडेशन फेज पे। ओके। जो ये फेज चल रहा है बाजार में, पूरी तरह कंसोलिडेशन फेज है। आज अगर आप निफ्टी 200 का डेली मूविंग एवरेज देखें, उसके नीचे 70% स्टॉक्स है। इन दीज एनवायरमेंट्स यू हैव टू बेट बिग व्हेन यू गेट अपॉर्चुनिटीज। तो बहुत जोर जोर से आपको वेट करना है, मौके मिलेंगे। हाँ। और जब भी मिलेंगे तो आपको सीधा सिक्सर मारना है। जैसे एग्जांपल, इफ वी आर बाइंग, हम अभी 1-1% करके नहीं लेते, अभी हाँ। लेना है तो अच्छा लेना पूरा है, 5-6 मौका है। और हम अगर आपके पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक्स है, मैं बहुत कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूँ 5 तो खराब ही रहेंगे। हाँ। जो बहुत जोर से गिरे रहेंगे। हाँ। और उसके शायद फंडामेंटल भी डिटोरिएट हो रहेंगे। अब यहाँ पे गधा घोड़ा सब गिरता है। जब बाजार में थोड़ा बेयर मार्केट आता है तब गधा घोड़ा सब गिरता है। आपको बहुत स्मार्टली ये समझना है कि कहाँ पे अर्निंग ग्रोथ है, कहाँ पे मेरी वैल्यूएशन ठीक है। अगर नेक्स्ट 2-3 साल अर्निंग ग्रोथ 25% के ऊपर है और आपके कोई स्टॉक्स में, तो वो स्टॉक्स को आप बहुत जोर जोर से ये डाउन साइकिल में वेट बढ़ाइए। और जहां आपको लग रहा है फंडामेंटली डिटोरिएट हुआ है, हाँ। वहां पे आप बिना सोचे समझे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ डाउन है 20%, तो आपको कोई डर नहीं है। हाँ। कि अगर आप नीचे कोई 20% बेच रहे हो तो नीचे कुछ 30-20% नीचे भी कुछ खरीद भी रहे हो, तो बिल्कुल आप स्वैप करते जाइए, अपना पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करते जाइए। जब ये जैसे फेड पिविट करेगा, और ये जब भी करेगा 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, करना आप तो पड़ेगा, क्योंकि आप 5% इंटरेस्ट रेट रख के आपकी गाड़ियां खत्म हो जाएगी। 8-9% पे कोई टेस्ला नहीं लेने वाला है। 8% पे वहां पे कोई आदमी घर नहीं ले सकता है। जो पुराने घर वाले हैं वो खुद बैंकरप्ट हो जाएंगे और जो बाइडेन इलेक्शन हार जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो इंटरेस्ट रेट बहुत जोर से नीचे आएंगे। इन्फ्लेशन ऑलरेडी नीचे आ रहा है। अगर आप सोचो लास्ट मार्च, सेम टाइम मार्च, क्रूड प्राइस $110 था, आज वो $70 हो चुका है। Inflation will peak and as inflation peaks the Fed will pivot। और जब भी पिविट करेगा, ये जो लिक्विडिटी है ना, ये जो पैसे छापने की मशीन है ना, ये बंद पड़ी है अब 1.5 साल से। हम ना आदत हो गई हमें सबको पैसे छापने की मशीन से। जब वो छापने की मशीन आएगी तब बाजार में जहां जहां ग्रोथ है, आप हैरान हो जाओगे। ये 30 डेज जब बाजार में जो फर्स्ट फेज होता है बुल मार्केट का, पहला 20-30 दिन बाजार रोज 1-1 टका करके ऊपर जाता है, बहुत अच्छा पैसा बनता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि आपको आगे की तैयारी अभी से शुरू करनी है। लेकिन अभी जितनी भी समझाइश अमित ने दी है, इसको हम थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करके समझेंगे, क्योंकि निवेश की एबीसीडी एक ऐसा शो है जहां पर हम बहुत ही आसान भाषा में बाजार के तमाम तर्कों और वितर्कों को समझाते हैं दर्शकों को, ठीक है। तो क्योंकि आपने कहा कि ये बहुत सही समय है आने वाले वक्त के लिए, अभी से आप पैसा रेडी रखो और डालना भी शुरू कर दो। लेकिन अमित, होता ये है ना कि जो बीच की अनिश्चितता आती है, जो वॉल्टिलिटी आती है, उतार चढ़ाव आता है, उससे निवेशक घबरा जाता है। निवेशक कहें, ट्रेडर कहें, या जो पैसा लगाते हैं वो सब घबरा जाते हैं। उसमें आपको चाहिए होता है संयम, ठीक है। मैं से ऐसे कोई गिन के इवेंट्स आपको नहीं बता रही, लेकिन पिछले महीने हमने देखा कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को लेकर बाजार में बहुत चिंता रही है। विदेशी बाजारों में उनके बैंक्स के फॉलोआउट के चक्कर में हमने देखा कि किस तरह से पूरे विश्व के बाजारों में हमने हलचल होती हुई देखी है। कहीं ना कहीं आर्थिक संकट की भी बातें सामने आ गई। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि अदानी की बात कर ले, SUV बैंक की बात कर ले, ये केवल एक ट्रिगर्स थे क्या? इनहेरेंटली बाजार में अपने आप में इतनी कमजोरी है कि बस ये बहाना था कि बाजार और नीचे गिरे? अगर आप सिर्फ अदानी ग्रुप की बात करें, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर आप सिर्फ अदानी, वो 100 रुपए के जो शेयर्स थे वो 4000 हो गए थे। तो कोई भी स्टॉक अगर 40 टाइम्स 50 टाइम्स ऊपर जाता है इन अ 2 ईयर पीरियड, बहुत स्वाभाविक है कि वो थोड़ा करेक्शन आएगा। इतना कोई वो नहीं था। एंड इफ पीपल जो 4000-3000 पे लिए तो बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट था। उसमें कोई वैल्यूएशन की कंफर्ट नहीं थी।
तो ठीक है, जो हुआ हुआ, और ये हर साइकिल में आप देखोगे ऐसा होता रहता है. बट बियॉन्ड अदानी, इफ यू लुक एट द मार्केट, बैंक बैंकरप्ट हुए, ये आप अगर पूरा आप लास्ट 1.5 साल देखें. इनफैक्ट मैं 2008 की बात करना चाहती हूँ. 2008 में जब भी बैड न्यूज आया था कविता, दैट वाज द टाइम द मार्केट बॉटम्ड. आप देख लेना, जब भी बाजार में खराब न्यूज आता है, बाजार बहुत गिरता है पहले से ही, और जब भी खराब न्यूज आता है, आप डिमोनेटाइजेशन देखो, बाजार फेब 21 से गिरना चालू हुआ, और 23 मार्च जब मोदी जी ने अनाउंस किया कि डिमोनेटाइजेशन आएगा, बाजार वो ही दिन बॉटम कर गया. बाजार एक बड़े न्यूज को प्रिडिक्ट करता है. आप अगर 2016 का डिमोनेटाइजेशन सबको याद रहेगा, आपके व्यूअर्स को, जो 8 नवंबर 2016 डिमोनेटाइजेशन भी वही दिन हुआ था, और डोनाल्ड ट्रंप भी वही दिन यूएस के प्रेसिडेंट बन गए थे, जो मार्केट को बिल्कुल नहीं पसंद आया था, और वही दिन बाजार बॉटम कर गया था. तो जो बैड न्यूज वाले दिन होते हैं, दोज आर हाई ट्रिगर पॉइंट्स. इट कैन बी द डीएचएफएल क्राइसिस. जो दिन वो डीएचएफएल क्राइसिस का न्यूज आया, उसके 3-4 दिन के अंदर ही बाजार बॉटम होके घूम गया. 2018 की बात कर रहा हूं मैं. तो बाजार, ये जो बैड न्यूज होता है, इसमें कोई पैनिक नहीं करना. मैं अभी कुछ 18 साल से बाजार में इन्वेस्ट करता हूं. आपको चाहिए कविता जी, मैं आपको लास्ट 10 साल का बता देता हूं. जब 2012 में हम चालू कर रहे थे स्टैलियन को, तभी बहुत न्यूज था कि यूरोप पिग्स नाम का था, पोर्चुगल, इटली, स्पेन, ग्रीस, ये सब बैंकरप्ट हो रहे थे. 2013 जब हम आगे जाए, फेड का टेपर चल रहा था, और इंडिया वाज अमंग फ्रजाइल 5, और हमारा रुपया 48 से 69 हो गया था. बहुत तकलीफें थी. 2014 अच्छे दिन आ गए और बाजार ठीक हो गया. 2015 में चाइना ने अपनी करेंसी डेप्रिशिएट करना चालू की, और 30% बाजार गिर गया. निफ्टी 30% गिर गया था. उसके बाद 2016 आप चालू किए ब्रेक्जिट के साथ, जो आज तो बहुत छोटा लगता है, बट वो टाइम बहुत बड़ा मुद्दा था. फिर 2016 में डिमोनेटाइजेशन, और 2017 जाते जाते चालू हुआ तो सबने बोला भैया जीएसटी आएगा, तो न्यूजीलैंड में जीएसटी आया था, ऑस्ट्रेलिया में जीएसटी आएगा, तो सब खत्म हो गया था. 2018 चालू किए तो एलटीसीजी आ गया, फिर बैंक्स बैंकरप्ट होने लग गई, इंडिया का लीमन क्राइसिस. तो बाजार में तकलीफें हमेशा ही होती है. आप 2019 में देखो, यस बैंक, ये वो तकलीफें, कविता हमेशा ही रहेगी बाजार में. बट जो अच्छी कंपनियां हैं, आपको तो 20-25 कंपनी लेना है अपने पोर्टफोलियो में. ये कंपनियां अगर 20-20%, 25-25% ग्रो हो रही है, आपको इतना नहीं सोचना है. आज आप कोई भी 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने वाला है, उसको रेडी होना पड़ेगा कि मोदी जी रहेंगे, मायावती रहेगा, हाई इन्फ्लेशन रहेगा, लो इन्फ्लेशन रहेगा, हाई इंटरेस्ट रेट, लो इंटरेस्ट रेट. तैयार हूं. दुनिया यहां से वहां हो जाए, हम बाजार को नहीं छोड़ेंगे. आप स्टॉक्स को घुमाते रहिए, पर आप बाजार से बाहर नहीं. आप अपना धंधा भी, अगर आप कपड़े के व्यापारी हो, क्या आप अपना धंधा चेंज कर जाते हो क्योंकि रिसेशन आया? क्या आप, मतलब आपको क्या लेना देना? क्रूड प्राइस $110 हो गया, क्या आपको ये सोचना है कि मेरे जो कपड़े हैं, डिजाइन अच्छी है, जो मेरे कपड़े नहीं बिक रहे, अगर आप कपड़े के व्यापारी हो, अगर 6 महीना 9 महीना, तो मेरे को कचरा नहीं भरना है, हमको वो जल्दी 50% डिस्काउंट करके बेच के खत्म करना है. अब बाजार भी वैसा ही है. आपको अच्छी चीजें जो बिक रही है, जो चल रहा है, जहां पे ग्रोथ है, वहां पे रहना है. जो नहीं चल रहा है, जहां पे ग्रोथ नहीं है, वो आपको 30% डिस्काउंट करके खत्म करना है. चलिए, तो यहाँ पर अब हम यही समझेंगे कि आखिर किस तरह की कंपनियों की बात कर रहे हैं अमित, और किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से आपको अपने पोर्टफोलियो में अब इस पूरी समझाइश पर अमल भी करना है. लेकिन थोड़ा सा हम बाहर निकलते हैं और आपके ऑफिस का भी मुआयना कर लेते हैं. आइए. चलिए, तो अमित, आप मुझे ये बताइए कि आप किस तरह से अपने पोर्टफोलियोज को डिवाइड कर रहे हैं. आपकी नज़र कहाँ पर है? क्योंकि ये इस तरह का माहौल भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा जोखिम लें. जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को भी समझाया कि आप पैसा डालो, अच्छी जगह पैसा डालो, और बस भूल जाओ, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ट्रिगर्स जो भी आए, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अब जब आप अपने क्लाइंट्स का पैसा संभाल रहे हैं, तो क्या उस कैपिटल को बचाना उद्देश्य है, या इसको सही मौका देखते हुए थोड़ा सा जोखिम लेकर आप पैसा कमाने के फिराक में दिए? आप अगर मुझसे लास्ट ईयर पूछते तो हमारा व्यू था दैट कैपिटल प्रोटेक्शन. अच्छा. एंड दैट इज वाई प्रॉब्ली वी डिडंट डू सो वेल लास्ट ईयर, क्योंकि हम पूरी तरह कैपिटल प्रोटेक्शन का फोकस था. एंड लास्ट ईयर द स्टॉक्स दैट डिड वेल वाज अदानी ग्रुप स्टॉक्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, बेसिकली पीएसयू बैंक, जहाँ पे हमारा कोई निवेश नहीं रहता है. क्यों नहीं रहता वैसे? क्योंकि हमें लगता नहीं है, हमें एक एंटरप्रेन्योर चाहिए जो बड़ा स्केल कर पाए. मतलब आज 100 करोड़ का प्रॉफिट है, उसका उद्देश्य होना चाहिए मैं 1000 करोड़ का प्रॉफिट लेकर आऊँ. बड़ा सोच के 1000 करोड़ का प्रॉफिट है, वो 5000 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए. पीएसयू बैंक में हर 2 साल, पीएसयू स्टॉक्स में टिपिकली 2 साल में मैनेजमेंट चेंज हो जाता है. तो मैनेजमेंट का विजन ही नहीं समझ आता है कि
उसका विजन क्या है. सेकंड, most PSUs are for public good rather than private, for minority shareholders. तो जो जहाँ पे minority shareholders का वैल्यू नहीं है, जैसे एंटरप्रेन्योर रहता है उसको मार्केट कैप बड़ा करना रहता है क्योंकि उसको खुद को पैसा कमाना रहता है. जो MNC वाला रहता है वो MNC वाले को भी एक बड़ा एक टारगेट रहता है दैट दिस CEO हैज दिस गोल्स टू अचीव इन 2-4-5 साल में. बट PSU में कोई ऐसा टारगेट नहीं रहता एंड देयर आर नो इंसेंटिव्स अलाइन नहीं है जो एक प्राइवेट कंपनी में है. तो हम सिक्लिकल्स भी नहीं करते. अच्छा. हमें कंसिस्टेंट सस्टेनेबल ड्यूरेबल स्केलेबल ग्रोथ जहाँ मिलता है हर क्वार्टर, वो कंपनी में 20-30% ग्रोथ आना चाहिए. जैसे डीमार्ट है. हाँ. वो कंपनी में आज डीमार्ट इंडिया का रिटेल मार्केट 50 लाख करोड़ का है. डीमार्ट 40,000, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हमारी वेस्टेड इंटरेस्ट भी है. तो डीमार्ट 40,000 करोड़ का रेवेन्यू करेगा ये साल. तो डीमार्ट इज 1% ऑफ इंडियाज रिटेल मार्केट. डीमार्ट इज ग्रोइंग 2 times फास्टर देन द मार्केट. जो रिटेल मार्केट है 12% ग्रो कर रहा है, डीमार्ट इज ग्रोइंग 2 times 3 times फास्टर देन द रिटेल मार्केट. अब इसमें हाई इन्फ्लेशन आए, लो इन्फ्लेशन आए, कोई सरकार रहे, इसका क्या लेना देना, ये तो सस्ते में गुड्स बेच रहा है. सो दीज आर द काइंड ऑफ स्टॉक्स that in this dip where valuation was a big problem, बिल्कुल. in this dip you want to accumulate these kind of stocks जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ है. वैल्यूएशन बहुत हाई थे, 100-150 पी हो गया था, अब वैल्यूएशन गिर चुके हैं और ये अभी कहीं ना कहीं ये 50-60 पी के करीब आ जाएगा 1 year फॉरवर्ड. यहाँ से 10% नीचे, वहाँ पे आपको बहुत वैसे टाइप के स्टॉक्स जिसमें ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और ये हर साल आपको 25-30-40% ग्रोथ टाइप की ग्रोथ देते जाएगा. तो आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो कॉर्पोरेट अर्निंग के नंबर्स आए हैं जो हमने थोड़े से वीक आते हुए देखे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम इनको अगली 2-3 तिमाहियों में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखेंगे. ये जो डल पीरियड है, हो सकता है ये कुछ क्वार्टर्स के लिए आगे भी बढ़े. तो ये पार्ट जो कंसर्निंग है, उसमें आप कंपनियों को कैसे परख रहे हैं? ग्रोथ दिस क्वार्टर बहुत ही वीक रही है, ये आपकी बात 100% सही है. और जीडीपी ग्रोथ में भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है. जो ये क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ नंबर था वो 4.4% था. हमें ये सोचना है कि कौन सी कंपनीज, एग्जाम्पल मैं सिर्फ एक रिटेल का एग्जाम्पल दूंगा. जैसे अभी आप अंडरवेयर देखो, 50% डिग्रोथ आया रूपा में, 35% डिग्रोथ आया ये क्वार्टर का. लक्स में 32% डिग्रोथ आया, डॉलर में 2% ग्रोथ आया पेज इंडस्ट्री में. जब मान्यवर जैसा इतनी शादी की बातें चल रही थी, पर मान्यवर ने सेम स्टोर ग्रोथ -8% दिया ये क्वार्टर, जबकि बम्पर वेडिंग सीजन था. इनफैक्ट टाइटन जो टिपिकली 20-25% ग्रोथ करता है, वो भी ये साल ये क्वार्टर 12% ग्रोथ किया. इट वाज अ वीक क्वार्टर. बट यही जब सब स्ट्रगल कर रहे थे, एक कंपनी थी ट्रेंट नाम की जो वेस्ट साइड, जूडियो, जारा नाम का रिटेल चलाती. वो कंपनी ने ये क्वार्टर 61% ग्रोथ किया. जब पूरा पैक, जब 50% अंडरवेयर कंपनीज डी ग्रोथ कर रही है, दूसरी कंपनीज नेगेटिव ग्रोथ कर रही है, इन्फ्लेशन की बातें कर रही है, एक कंपनी आई और 61% ग्रोथ करके गई. तब आपको सोचना रहता है, जब बाकी सब पैक एक साइड. हमारा जो 2008 से 2014 का पीरियड देखो, वहाँ पे बाजार कहीं नहीं गया था, पर ये जो मार्केट लीडर्स थे और जो हाइपर स्केल कर रहे थे, वो टाइम पेज इंडस्ट्रीज था. वो टाइम पेज इंडस्ट्री 200 करोड़ की रेवेन्यू से हर क्वार्टर 40% सब बोलते थे कि यार वीकनेस है, बट पेज इंडस्ट्री 40% ग्रोथ करता था. हॉकिंस, टीटीके प्रेस्टीज 30-40% ग्रोथ करते थे. सेरा 40% ग्रोथ करता था. जब आपको एक जो मार्केट लीडर बहुत जोर से 40-50%, 30% ऐसे टाइप की ग्रोथ करता है, कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज, तो जब पूरा सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है, तो आप समझ लेना ये तो इक्के, जैसे बोलते हैं ताश में इक्का है, तो ये वैसा ही है. इट्स एन एस इन दैट एंटायर पैक एंड these companies are gaining market share बिल्कुल in the entire downturn also. तो Zudio तो रूरल में भी है, but it's basically killing competition and customers love the product क्योंकि 61% growth on a large size is not easy. स्लो डाउन की जो मंशा है वो भारत में कितनी परेशान करती हुई आपको दिखाई दे रही है, या क्योंकि हम अछूते तो नहीं रह सकते अमित, अगर असर पड़ेगा तो किस तरह से पड़ेगा? कविता, आपने बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न उठाया ये स्लो डाउन का. स्लो डाउन अर्निंग्स में है, दुनिया में तकलीफ़ें है, तभी तो दाम नीचे है. हाँ. तो दाम में ये रिफ्लेक्टेड है और हमें देखना है कि अगर हर सेक्टर में आप केमिकल देख लीजिए, नंबर्स वर हॉरिबल. हाँ. वहाँ पे एक्सेप्ट इफ जरा अगर 40 कंपनियां हैं केमिकल पैक में, उसमें 3 फ्लोरो केमिकल कंपनियां छोड़ के, गुजरात फ्लोरो, SRF,
नवीन फ्लोरिन को छोड़ के, बाकी एंड प्रॉब्ली नियोजन, 40 में से 4 ने अच्छा किया, बाकी 36 में -40 -50%, बहुत बड़ा अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट है। तो वहाँ से आपको थोड़ा निकलना रहता है। दैट बिल्कुल। क्या तो यही एक समय है कि आप निकल जाएं, सही तरह से रणनीति अगर आपको अभी बांधनी है, तो क्या यही समय कि थोड़ा सा फिल्टर कर लें अपने पोर्टफोलियो को? बिल्कुल कीजिए, आग बंद करके सबसे पहले देखिए मेरे पास क्या है, कहाँ पे मुझे अर्निंग ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि अभी आपको सब कुछ डाउन दिख रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आज पेज इंडस्ट्री 30% डाउन है तो ट्रेंड भी 20% डाउन है, ऐसा नहीं है कि वो ट्रेंड भी कोई लाइफ टाइम हाई मार रहा है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर कोई अच्छी कंपनियां डाउन है 20%, तो खराब कंपनियां 30% डाउन है, आप -30 वाले को बेच के -20 में घुस सकते हो, क्योंकि जब बाजार घूमेगा, ये जो -20 वाली कंपनी से प्लस 70-80%, और जो फर्स्ट मूव होता है कविता, दैट इज अ वेरी फोर्सफुल मूव। एंड अबाउट द शॉर्ट टर्म पेन, ये तो बाजार में आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो तीनों फेज में स्टार्ट में बोल रहा था, बेयर मार्केट, बुल मार्केट, कंसोलिडेशन, जैसे व्यापारी होता है वो नहीं बोल सकता अभी स्लो डाउन हो गया तो मैं धंधा बंद कर दूंगा उसी तरह जो शेयर का जो म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है, वो ऐसे नहीं बोल सकता है कि मैं कंसोलिडेशन में निकल जाऊंगा, मैं बेयर मार्केट में निकल जाऊंगा, फिर मैं बुल मार्केट में आऊँगा। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके अलावा जाना कहाँ, ये समझ के चलना कि आप बाजार के बाहर नहीं निकल सकते हो। न्यूज़ खराब, मैं अभी बोल ही रहा था, 10 साल में कभी लाइफ में न्यूज़ हमने अच्छा नहीं देखा, फिर भी जो अच्छे पोर्टफोलियो है वो 5-10 गुना अच्छे से बड़े बन गए। तो हमें ये न्यूज़ से ज़्यादा नहीं सोचना है, फोकस करो माइक्रो में। मैक्रो तो टाइम पास के लिए अच्छा है, और मतलब पर पैसा नहीं बनता है। कोई जो इतना हाई इंटरेस्ट रेट, लो इंटरेस्ट रेट से कोई बड़ा पैसे वाला नहीं बना। पैसे वाला तब बना जब कंपनी ठीक कर रही थी, जिसमें आप इन्वेस्टेड थे, और हर क्वार्टर आपको मालूम चल रहा है, हर 90 दिन में आपको मालूम चल रहा है कि कहाँ पे नंबर अच्छे आ रहे हैं, कहाँ पे नंबर खराब आ रहे हैं। हम जैसे, मैं आपको बता रहा हूँ कविता, जैसे अगर हमारी कोई कंपनी है, हमारी भी 20-25 कंपनी रहती है पोर्टफोलियो में, हम हमारे प्रमोटर्स को बोनस देते हैं या उसकी सैलरी काटते हैं। अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो 1% वेट बढ़ा देते हैं, और खराब परफॉर्म करता है तो 1% वेट घटा देते हैं। मतलब हमारे पोर्टफोलियो में अगर हम तो बोनस देंगे ना, जो अच्छा करेगा, आप तो ये जो जितनी 25 कंपनी है ये आपके लिए काम कर रही है। हाँ। तो कोई अच्छा काम करेगा तो आप उसको बोनस दोगे, कोई खराब काम करेगा उसको काटेंगे सैलरी। तो हम भी वही करते हैं बाजार में, तो उसके साथ आप बाजार के साथ रहते हो। बिल्कुल। वंस यू, और ये एक प्रोसेस जैसे आपको करना है, दैट द बेस्ट 5 परफॉर्मिंग आउट ऑफ 25, जो सबसे 5 बेस्ट परफॉर्मिंग है, हमें 1-1% वेट बढ़ाना है, और जो वर्स्ट परफॉर्मिंग 5 स्टॉक है उसमें आपको 1% वेट घटाना है। और ऑफ कोर्स दैट शफलिंग कीप्स गोइंग ऑन। यहाँ पे जो मोमेंटम है अर्निंग्स में, आप ये समझ के चलना, ये कोई 7% 8% जीडीपी ग्रोथ वाली इकोनॉमी अभी नहीं है। अभी जीडीपी ग्रोथ 4-4.5% है। 4.5% जीडीपी ग्रोथ में तो आप 40% अर्निंग आपको नहीं चाहिए रहती, आपको 25% अर्निंग में भी बहुत पैसा बन जाता है। क्योंकि 25% ग्रोथ वाली भी कंपनियां बहुत कम हो जाती है। आज आप सोचोगे तो बहुत कम हो जाती है। जब भी 7% जीडीपी होती है तब 25% से आप खुश नहीं होते हो। हाँ। तब आपको 30-35-40% ग्रोथ चाहिए, क्योंकि हाँ। 7% है और 7-8% इन्फ्लेशन है, मतलब 15% तो मिनिमम ग्रोथ होना चाहिए। हाँ। टू ओनली डू जीएसटी जितना ग्रोथ, जो जीएसटी कलेक्शन है वो इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी ग्रोथ वाला हो जाता है, तो फिर आपका वो 20-25% वाला ग्रोथ काम नहीं आएगा। फिर आप इन अ बुल मार्केट जब एक बुल मार्केट आएगा, जहाँ जहाँ ग्रोथ रहेगा वो और स्ट्रांग होते जाता है, वो मार्केट शेयर गेन करते जाता है। ये बहुत सेक्युलरली होता है कविता। और बहुत बड़ा पैसा बन जाता है। थोड़े ट्रेंड सही आ जाते हैं तो बहुत बड़ा पैसा बन जाता है हर साइकिल में। बट अभी आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को काफ़ी रियलिस्टिक रखना होगा, ये मुद्दे की बात है। लेकिन चलिए बात करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप्स की। अब चलिए अमित, तो चर्चा का आखिरी पड़ाव, और यहाँ पर हमें बहुत सारे मुद्दों को कवर करना है। लेकिन सबसे पहले अब मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर दर्शकों को समझाइश दे दें, क्योंकि यहाँ पर आने वाले वक्त में कितनी चुनौतियाँ हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिहाज से समझना चाहूँ तो हमने पिछले 1 साल में तो लार्ज कैप में कोई कमाई होती हुई देखी नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप में अब धीरे धीरे जो है कठिनाइयाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। उतार चढ़ाव इस कैटेगरी में हमेशा से रहता है, लेकिन ये सही समय है क्या वैल्यूएशंस को परखने का, जो कि कैसे हैं आप हमें बताइए। कंपनियों में से निकलना या कंपनियों को पोर्टफोलियो में डालना इस समय मिड कैप स्मॉल कैप में कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है और फायदेमंद भी हो सकता है? कविता, सबसे पहले आपने बोला एक मिड कैप और स्मॉल कैप ये साइकिल्स में चलते हैं।
आप 2021 देखिए, हाँ। बहुत बड़ा पैसा बना मिड कैप स्मॉल कैप में। 2017, ये हर 4 साल में एक बार बहुत बड़ा मुनाफा देते हैं, मतलब आपका पोर्टफोलियो 100% ऊपर चले जाएगा। 2017 में कोई भी मिड कैप स्मॉल कैप आप देखोगे मिनिमम 100% ऊपर था। फिर 2013-14 जब भी मोदी जी आ रहे थे, तभी ये पूरा 100-200 पूरा सेक्टर ही, आप कोई भी स्मॉल कैप लेते थे, हर आदमी भगवान हो गया था, मतलब आप टच करो और वो 100% ऊपर। 2010 में भी वैसा ही हुआ था, 2007 में भी वैसा ही हुआ था, 2003-4 में भी वैसा हुआ था, 1999 और 2000 में जब वो केतन पारेख का जमाना माना जाता था, वो टाइम भी ऐसा होता। तो एवरी 4 इयर्स ये जो स्मॉल कैप स्पेस है, आप नेक्स्ट जो स्मॉल कैप का बड़ा बुल मार्केट आएगा वो 24 के और 25 के करीब आएगा। अच्छा, 2021 में आपका टॉप हुआ है, तो आप उससे 3-4 साल बाद देखिए, मतलब एट एंड ऑफ 2023 आप बहुत अच्छा टाइम होएगा वापस स्मॉल कैप में स्टॉक पिक करना। ठीक है। दैट बिकम्स द ओवरऑल बिग पिक्चर। स्मॉल कैप में स्टॉक कौन से लेना, द सेकंड क्वेश्चन। स्मॉल कैप में आप 20% ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हो। ओके। अगर आपको 20% ग्रोथ चाहिए तो आपको HDFC बैंक दे देगा, बड़े बड़े लार्ज कैप दे देंगे। आपको 20% ग्रोथ के लिए स्मॉल कैप्स में नहीं जाना है। ठीक है। अगर स्मॉल कैप 40% ग्रोथ करता है, 30% ग्रोथ करता है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा रिस्क क्यों लोगे 10-20% ग्रोथ के लिए? वो भी एक बात है। तो आपको चाहिए 30-40% टाइप का ग्रोथ, एंड यू नीड अ कैटेगरी लीडर। कोई भी स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप नहीं बन सकता अगर वो कैटेगरी लीडर नहीं है। एस्ट्रल एक स्मॉल कैप था, वो बड़ा क्यों बना, मिड कैप आज क्यों बना, क्योंकि वो कैटेगरी लीडर था। पॉलीकैब एक स्मॉल कैप से आज मिड कैप बना है क्योंकि वो कैटेगरी लीडर था वायर एंड केबल इंडस्ट्री में। आप कजारिया देख लो, आप टीटी के प्रेस्टीज देख लो, आप बजाज फाइनेंस देख लो, जो कंज्यूमर फाइनेंस का मार्केट लीडर था जब वो स्मॉल कैप था, आज वो एक लार्ज कैप बन गया। एक जो जर्नी होती है स्मॉल कैप टू लार्ज कैप, बिना कैटेगरी लीडरशिप, सेरा हो जाए या कोई भी हो जाए, वो नहीं हो सकता है। तो ओनली हाई ग्रोथ, कैटेगरी लीडर एंड हाई ROC should be the minimum criteria that you need for a small cap to become mid cap or large cap. चलिए, तो ये संतुलन बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप में। लेकिन अब अगर, क्योंकि आपके स्पेसिफिक सेक्टर्स के बारे में मैं पूछना चाहूँ, आपके पसंद वाले सेक्टर्स, कंज्यूमर्स, टेक या जो भी आपको फ़िलहाल लगता है कि अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, ये मौका है, इनसे आप चूक नहीं सकते, वो कौन से होंगे? हम हमेशा ही कविता ये 4 सेक्टर्स में पैसा डालते हैं: कंज्यूमर, फार्मा, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल्स। ओके। जो टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल्स है, कोई भी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, जैसे इंडिया आज $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ये 7-8 साल में $6 ट्रिलियन हो जाएगी। मतलब it took us 75 years to go to $3 trillion. More money will be created in the next 6-7 years than that was created in last 75 years combined. I'll repeat, more money will be created in next 6-7-8 years than that was created in last 75 years combined. ये तो पक्का होने वाला है। क्वेश्चन है कि आप कितना कमाओगे और आप कौन सी कंपनी, सब कंपनियां नहीं बढ़ेगी। तो कमिंग बैक, वी ऑलवेज इन्वेस्ट इन कंज्यूमर, फार्मा, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल्स। कंज्यूमर एंड फार्मा, ये आप समझ लेना इकोनॉमी साइकिल से कोई रिलेशन नहीं रखता है। आपकी दवाई हो या कोई भी हो, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता इकोनॉमी अप एंड डाउन का। बट टेक और फाइनेंशियल्स, यहाँ पे हाइपर स्केलिंग आती है, यहाँ पे बड़ा ग्रोथ आता है। तो टेक, कंज्यूमर और फार्मा हमें बेयर मार्केट में काम आता है, तो हम बेयर मार्केट में भी हंसते रहते हैं, और बुल मार्केट में टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल्स काम करते हैं। सो दैट इज हाउ वी डिवाइड आवर पोर्टफोलियो, एंड 90% ऑफ आवर पोर्टफोलियो, फिर 10% हम थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग ये वो लेते हैं, सिक्लिकल्स नहीं लेते, गवर्नमेंट स्टॉक्स नहीं लेते, बहुत हाई डेट, टर्न अराउंड, यहाँ थोड़ा लेवरेज वेवरेज वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमको 20-25% जो हमारा गोल रहता है करना है, तो हमको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाजार में सिंपल आपको ये सब स्टॉक्स में ही बहुत अच्छा पैसा बन जाता है। तो हम यही सेक्टर में ही रहते हैं और इसमें ही आगे पीछे करते रहते हैं। चलिए, तो बाज़ार की बातें हमने इत्मीनान से कर ली, और मेरे ख्याल से अमित के साथ आधे घंटे की चर्चा काफ़ी नहीं होगी अगर हमें बाज़ार की सीख इनसे लेनी हो, समझ लेनी हो। लेकिन अब आपकी जर्नी पर मैं आना चाहती हूँ, आपकी निजी सफ़र पर आना चाहती हूँ, जो कि पैसों के साथ आपने तय किया। किस तरह से पैसों की और इन्वेस्टमेंट की समझ आप में आई, क्या परवरिश आपकी इसी माहौल में रही है, आपका पैसों के साथ रिश्ता कैसा है, तब कैसा था, अब कैसा है? कविता, मैं एक स्टॉक ब्रोकिंग परिवार में
में हम स्टॉक ब्रोकर थे, तो हम बचपन में डिनर टेबल से लेकर मॉर्निंग वॉक, क्योंकि वो टाइम भी रात को हम जागते थे डाउ जोन्स देखने के लिए। अच्छा। आज भी वही करते हैं। काफी पुराने खिलाड़ी हैं आप, हैं? वो कहते हैं लोग पुराने चावल जैसे। सो ये इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ माई ब्लड राइट नाउ एंड आई स्टार्टेड ऑफ, मैं एक ट्रेडर जैसे स्टार्ट किया। जब आप ट्रेडर रहते हो ना, आपको रिस्क का बहुत अच्छा समझ हो जाता है, एंड दैट then I got more on the investment world. I was working for few hedge funds. अच्छा। And then I got more on the investment side. Created, आपको अपनी खुद की फिलोसफी बनानी पड़ेगी। आज सही। जैसे हमसे वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं होती है, हमारा लॉस हो जाता है। हम 15 पी के नीचे वाली कंपनी जब भी लिए हमारा लॉस हुआ है, पर कोई दूसरे आदमी के लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग चल जाता है। तो आपको अपना अप्रोच देखना पड़ेगा, दैट व्हाट वर्क्स फॉर मी, व्हाट इज माई पेशेंस लेवल, एंड मनी तो ठीक ही रहा है, एंड वी इन्वेस्ट अबाउट माई ओन पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ स्टैलियन ऑल्सो इन्वेस्ट वट एवर कैश वी जनरेट वी पुट इन द मार्केट्स इटसेल्फ। हम तो ऐसे हलवाई है कविता जी जो खुद की मिठाई खाते हैं। सो यू नो हम we invest a large percentage in the markets in the same portfolio of our clients, so it's not like my clients को दूसरा portfolio हमारा, हम खुद के portfolio में ही बहुत पैसा डालते हैं, and we are very happy कि अगर 20-25% कैगर हो जाता है तो हर 3-4 साल में पैसा डबल हो जाता है, हमें बहुत खुशी होती है, एंड लिक्विड भी है पैसा। पर ऐसा नहीं होगा ना कि कोई गलती ही नहीं हुई कभी? अब गलतियाँ तो बहुत हुई है, और गलतियाँ मतलब बाजार में रहोगे तो जब डिसीजन लोगे, बाइंग एक डिसीजन है, सेलिंग एक डिसीजन है, और होल्डिंग भी एक डिसीजन है। बिल्कुल सही। तीनों डिसीजन में हमारी तो आज भी होती है, पहले भी होती है। गलतियां तो जो बाजार में रहेगा वो गलतियां करेगा, जो गलती नहीं करेगा वो जो डिसीजन नहीं लेगा वो गलती नहीं करेगा। तो बाजार में रहने और गलती करना है, बट आपको सिर्फ वो रूल याद रखना है कि कोई भी गलती में बिग लॉस नहीं हो सकती है। आपको स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, आपको रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। बाजार में जो जिंदा रहेगा 10 साल रहेगा वो बहुत पैसे वाला बनेगा। बहुत कन्विक्शन से बोल रहा हूँ, जिंदा रहना। कल सुबह मार्जिन होना चाहिए, जब हम ट्रेडर थे बात करते थे, कल सुबह का मार्जिन होना चाहिए, नहीं तो डेस्क से उठना पड़ेगा। तो वही है, आपको बाजार के अंदर जिंदा रहना, एंड आप बिग लॉस मत होने देना। कहीं ना कहीं आप समझना कि कोई मिस्टेक हुई है, आप काट के आगे बढ़ना। ये मत सोचना कि मेरा स्टॉक अगर 30% नीचे है ये अच्छा है, ऐसा नहीं होता है बाजार में। आपको बाजार के साथ रहना पड़ेगा, एंड आप जब तक आप अपने फ्रेमवर्क सेट कर सकते हो आप बहुत अच्छा करोगे। रिस्क मैनेज करना सिर्फ एक ही लर्निंग है। हमारे साथ भी बहुत सारे, जब हम CFA पढ़ रहे थे, CMT पढ़ रहे थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्मार्ट लोग थे जो उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट में गलती किया वो बाजार के बाहर निकल गए। रिस्क मैनेज कर लो, आप पैसा ऑटोमेटिक कमाओगे, इसमें कोई बहुत टफ नहीं होता है। चलिए, मेरे ख्याल से इस पूरी सीख को जितना हो सका हमने इस आधे घंटे के शो में समावेश करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और इतनी बारीकी से तमाम जानकारी और समझाइश हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू कविता, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी के साथ निवेश के ABCD के आज के सेशन में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।